बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम लोगों को अपनी रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, इसकी छुट्टी है, तो आप लोगों की क्लास स्किप हुई है। और कल हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ठीक उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप लोगों का लेक्चर होगा, उस टाइम पे यहाँ पे वो सेरेमनी हो रही होगी। तो काफ़ी गेस्ट वगैरह को हमने बुलाया है, तो मुश्किल था कि मैं आप लोगों के साथ लाइव होती। बहरहाल ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है और आप लोग इसको इसी टाइम पे ही सुनिएगा। और जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एक ऑप्शन है कन्वर्सेशन का जो फरहान ओपन कर देंगे, तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन वाली चीजें हैं, जस्ट फॉर इसको क्लियर कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है और हमें करना क्या है, इसी हवाले से है। और ये भी हो सकता है कि उसे जो उसके बाद का नेक्स्ट हमारा सेशन है वो भी मेरे साथ ही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, हम उस वक्त भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके तकरीबन 10 एलिमेंट्स हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं ड्यूरिंग दी केयर ऑफ द पेशेंट या हॉस्पिटल में काम करते वक्त। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है इसका? ये एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द फाउंडेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन ऑल हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, इसके बगैर आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अगर आप राइट पे देखें, जो एक आईपीसी का पूरा एक कंपोनेंट है, वो इसी के साथ पूरा बेस कर रहा है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वर्सेस यूनिवर्सल प्रिकॉशन, कुछ कंफ्यूजन होती है लोगों को कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है। तो प्रीवियसली 1991 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बल्कि इससे भी बहुत पहले कि क्या होना चाहिए तो इसमें कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकें। तो उस वक्त ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन के नाम से था। ये कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1991 और इनिशियली रिकमेंडेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन गाइडलाइंस। क्योंकि उस वक्त HIV और हेपेटाइटिस बी सी का ज्यादा एक बहुत खौफ था, और क्योंकि ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस थे, तो इस वक्त ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशन के हवाले से जो गाइडलाइंस आई थी, उनको यूनिवर्सल प्रिकॉशन का नाम दिया गया था। These guidelines address the potential for transmission of infections through the unprotected contact with the patients, like blood and body fluid secretion or excretion are from the contact with their mucous membrane और नॉट इंटैक्ट स्किन। तो सारे जो बेस करते थे जितना भी, वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के साथ के हवाले से था, तो उस वक्त उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का नाम दिया गया। उसके बाद 1996 में द हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस एडवाइजरी कमेटी, जो कि HICPAC है के नाम से है, इनकॉर्पोरेटेड यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड आइसोलेशन गाइडलाइन इनटू अ न्यू गाइडलाइन कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। उसके कोई 8-10 के करीब कंपोनेंट्स हैं। और फिर 2007 में इंक्लूडेड रेस्पिरेटरी हाइजीन इसके अंदर ऐड हुआ, और गाइड एंड द यूज ऑफ द सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग द सर्टेन हाई रिस्क इन्वेसिव प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग प्लेसमेंट ऑफ द सेंट्रल लाइन, इंट्रावेनस कैथेटर एंड द कंडक्टिंग स्पाइनल टैप, जिसमें स्प्लैश का या एरोजोलाइजेशन का डर था। उसकी वजह से इसके अंदर सर्जिकल मास्क को और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को इंक्लूड किया गया। Standard precaution guidelines include infection prevention practices that are intended to break this cycle through which microorganisms are transmitted between the healthcare personnel या patients and the environment। जो हमारा एक ट्रायंगल है, पेशेंट, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, तो उसको किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे। In order for the standard precaution to be effective, there are the several essential components of infection prevention that must be present in all healthcare settings। ये पूरा जो एलिमेंट है, इसको एक स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का, जो कि अप्लाई होंगे फॉर एवरीवन रिगार्डलेस कि वो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन
इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है या नहीं है। तो हम इसीलिए करते हैं कि हमारे पास जिस भी पेशेंट के साथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का कोई भी टास्क होगा, हम उसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस करते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड केयर हम प्रोवाइड करते हैं। यानी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशंस भी हैं, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस भी हैं, ऑफ एटिकेट्स भी हैं। इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, रिगार्डलेस कि पेशेंट या हेल्थ केयर वर्कर या फैमिली में कोई डिजीज है या नहीं है, हमारी केयर एक जैसी होगी। इसमें हमारे लिए जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो। तो द रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रोवाइड एन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क in which standard precautions are seamlessly incorporated into all aspects of patient care. Organization must provide guidance and the support as well as monitor adherence to the standard precautions so that the correction of system error may occur when identified. जैसे हम हर हॉस्पिटल के लिए ये कहते हैं कि आपका एक सिस्टम होना चाहिए, लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसकी जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल कोई भी काम करेगा तो उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, उसकी पॉलिसीज होनी चाहिए, उसकी प्रोसीजर्स होने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग यानी ऑडिट्स होने चाहिए कि कहीं पे भी कोई लैप्स ना आ रहा हो कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की वायलेशन हो और खुदा ना खासा कोई इन्फेक्शन जो है स्प्रेड करे। ये जिम्मेदारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव की, ठीक है। उसकी सपोर्ट की बगैर हम ये सब चीजें नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम के अंदर। Adequate financial resources and the support from the human resource ensure that the supplies and the staffing remain adequate so as to guarantee that adherence to the standard precaution can be maintained. Organization must be prepared to meet the need of the emerging threats at all times. जब तक हमारे पास सपोर्ट नहीं होगी फाइनेंशियल, जब तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर मौजूदगी नहीं होगी, जब तक हमारे पास सप्लाईज नहीं होंगी, तब तक हम इस अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बजट होगा तो ही पीपीईज आएंगी, तो भी हैंड हाइजीन की सारी जो चीजें हैं वो पूरी हो सकेंगी, तो ही हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी हम अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते टू दी पेशेंट्स और अपनी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की भी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ शामिल नहीं होगी। उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज आ जाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? ऑल एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग विद इन अ हेल्थ केयर एनवायरनमेंट रिक्वायर इनिशियल एजुकेशन ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द एनुअल ट्रेनिंग टू मेंटेन कॉम्पिटेंसी। यानी पूरा एक प्लानर होगा कि हमें अपने लोगों को कैसे एजुकेट करना है ताकि वो सर्विसेज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमारे पास उसकी स्किल्स नहीं होगी, हम वो जो क्वालिटी हम चाह रहे हैं वो नहीं दे सकते। तो क्वालिटी लाने के लिए जरूरी है कि सब एक पेज पे खड़े हों। एक पेज पे खड़े रहने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है और कम्युनिकेशन के पीछे आपकी चीज आ जाती है एजुकेशन। तो एजुकेशन of infection control is mandatory for the all healthcare worker to provide a safe care to the patients. Policies procedure उसके बाद एक एलिमेंट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पॉलिसीज क्या होंगी। पॉलिसी एंड प्रोसीजर मस्ट मीट ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड बी करंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल एम्प्लॉयज टू इंश्योर दैट एक्सेस टू रेफरेंस मटेरियल इज रेडिली अवेलेबल। अगर हमारे पास एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं होंगे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए, एक पॉलिसीज के पूरे हॉस्पिटल के अंदर या पूरे सिस्टम के अंदर हमें अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कैसे करना है। जैसे अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो हमारा HIN है, हेल्थ इंस्टीट्यूट, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है उसने एक गाइडलाइन जारी की है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस की 2020 की गाइडलाइंस है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम
यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई कर सकते हैं एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, अब 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन WHO ने इंट्रोड्यूस कराएं, तो हम सब एक ही चीज पे एक पे बात कर रहे होते हैं। तो हमारा ऑडिट करना, हमारी चीजों की इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास चीजों की प्रोविजन, वो सारी चीजें एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, तो उसको करना आसान है। इसी तरह से अगर हमारी नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो हमारी इस तरह से गाइडलाइंस देती रहेगी, तो पूरे पाकिस्तान में तमाम हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक जैसी पॉलिसीज जब अप्लाई हो रही होंगी तो उसको करना आसान होगा, क्योंकि एजुकेशन एक जैसी मिल रही होगी, एक जैसी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, एक जैसी स्किल एंड नॉलेज होगी, तो उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना आसान होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कल्चर है कि उसको किस तरह से मेंटेन करना है। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ केयर पर्सनल एडहेरेंस टू द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है या स्टैंडर्ड ऑफ प्रिकॉशन की प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह की हैं बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जैसे मैंने अभी बात की कि अगर हमारी नॉलेज एक अच्छी होगी, हमारी स्टैंडर्ड, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, हमारी स्किल्स होंगी, तो हम एक स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड हमारे सिखाए गए हैं वही हेल्थ केयर वर्कर्स उसको अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो ट्रांसमिशन है उसकी प्रिवेंशन हो सकेगी। तो बहुत डिपेंड करता है कि हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारी केयर कैसी है, हमारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ताकि हमारा जो पर्पस है वो है चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। तो वो ब्रेक कैसे होगा, जब हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्टैंडर्ड की होंगी। The individual employees must be accountable for the following all facility policies and procedures. However, they must also be fully supported by the administration. ये उसी वक्त हो सकती है जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हो। जैसे मैं इंडस हॉस्पिटल का बताऊं कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर एक इन्फेक्शन कंट्रोल वायलेशन पॉलिसी, अप्रूव्ड पॉलिसी मौजूद है, जिसमें कैटेगराइज किया गया है कि अगर कोई वायलेशन करता है और वो इस कैटेगरी की है तो उसका क्या क्या उसको जो है वो वार्निंग दी जा सकती है, या उसकी फाइल में उसका हैबिट्स को नोट किया जा सकता है, या अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल वायलेशन है तो उसमें टर्मिनेशन भी हो सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगी और हर कोई इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो पॉलिसीज, जो प्रोसीजर उसको कहे गए हैं, बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, वो अप्लाई करे। और उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस एक इंसान की लाइफ है, एक इंसान की जिंदगी है, जो कि बचाई जा सकती है हमारे अपने एक्शन से। इन अ कल्चर इन विच पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी इज एन expectations, adaptation of the safe work practices and the integral and the valued in the preventing and transmission of the infectious agent in healthcare. ये कल्चर डेवलप करना है हमें, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी और हमारे पेशेंट्स को भी, ताकि एक दूसरे की सेफ्टी हो सके। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो सेफ हैं। ये सेफ उसी वक्त हो सकते हैं जब हम पेशेंट को सेफ करेंगे, तो हमारी अपनी सेफ्टी होगी, हमारे एनवायरनमेंट की सेफ्टी होगी। ठीक है, तो हमारे कल्चर ऐसा डेवलप करना है। उसके बाद क्या रिकमेंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की रिकमेंडेशन है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट्स, फैमिलीज, विजिटर्स एंड द एनवायरनमेंट। हमें सबसे पहले अपना बैरियर बनाना है, वो बैरियर जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक ना पहुंच सकें, पेशेंट फैमिली के तक ना पहुंच सकें, उनके विजिटर्स तक ना पहुंच सके, और हमारे एनवायरनमेंट को भी सेफ करें। ठीक है, तो क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? They may be applied successfully in any environment including hospital, ambulatory care setting, rehabilitation setting, long-term care setting and the home, अपने घरों तक को, और हम इन सबको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। The component of the standard precautions are aimed to breaking the cycle of infection by interrupting the method in which transmission occurs। जो हमारी chain of infection है उसको break करना हमारा main purpose है, main objective है। Some intervention required that healthcare professionals utilize special supplies, policies and procedure, but their effectiveness depend on the adherence of the healthcare professionals to these essential guidelines। सब कुछ मौजूद है, गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, PPEs भी मौजूद हैं, हैंड हाइजीन की सारी चीजें भी मौजूद हैं, जगह जगह हैंड रब्स भी लगे हुए हैं, लेकिन
ये डिपेंड करेगा कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उसको फॉलो कैसे कर रहे हैं। अगर वो उसको अप्रोप्रिएटली फॉलो कर रहे हैं तो हम जिंदगियां बचा सकते हैं, अगर अप्रोप्रिएटली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं और दूसरों से अप्लाई करवाते कैसे हैं। सबसे अहम कंपोनेंट, सबसे आसान चीज, सबसे इफेक्टिव चीज हैंड हाइजीन है। हैंड हाइजीन, अगर हम 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन को फॉलो करते हैं, 7 स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन को फॉलो करते हैं और हम अपने पेशेंट्स पे हर कांटेक्ट से पहले, कांटेक्ट के बाद, बिफोर जो कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर या आफ्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर या एनवायरनमेंट से निकलते वक्त हम ये सारे कंपोनेंट हर बार पूरे करते हैं तो कैन यू बिलीव 80% ऑफ इन्फेक्शन से हम अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। 80% मीन कि बाकी रह गया 20%, है ना। 80% एक ह्यूज एक नंबर है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल हैंड हाइजीन करके अपने पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और बाकी रह गया 20%, तो 20% करना आसान है अगर हम अपनी ये वाली अचीव कर लें, अपना ये वाला माइलस्टोन अचीव कर लें। हैंड हाइजीन एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द एडहेरेंस टू द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, सबसे अहम कंपोनेंट है। It is a single most effective measure that can be undertaken to decrease the transmission of organism between healthcare professionals, patients and the environment. क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप जहां जहां टच करेंगे आप अपने इन्वायरमेंट को गंदा करेंगे, लेकिन अगर आपके हाथ साफ हैं और आपकी इन्वायरमेंट साफ है तो आप चाहे टच करें आपकी इन्वायरमेंट साफ रहेगी और आपके हाथ साफ रहेंगे। क्योंकि इन्वायरमेंट साफ है, आपके हाथ साफ हैं, तो आप सेफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट में hand hygiene require the use of the either plain or antimicrobial soap or waterless alcohol based hand hygiene products। ठीक है, तो आमतौर पे हैंड हाइजीन के लिए दो चीजें कही जाती हैं कि हैंड सोप एंड वाटर के साथ वॉश करना है या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करना है। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस आपने जैसे देखा है कि प्लेन और एंटीमाइक्रोबियल, तो बहुत अहम है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि एंटीमाइक्रोबियल सोप अगर हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो ये भी हमारे ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल सोप या क्लोरहेक्सिडीन या इस तरह के जो सोप होते हैं उनको हम क्रिटिकल एरिया में यूज करवाते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर है, प्रोसीजर एरियाज हैं, आईसीयू, सीसीयूज हैं, ऐसे तमाम क्रिटिकल एरियाज जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल सोप को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जनरल वार्ड्स हैं, जनरल वॉशरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, घर हैं, तो वहाँ कोशिश करें कि प्लेन सोप यूज करें। जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ, लाइफ बॉय एंटीमाइक्रोबियल है, सेफ गार्ड एंटीमाइक्रोबियल है, इस तरह के डिटोल एंटीमाइक्रोबियल है। तो कोशिश करें कि इनको घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेज में, वॉशरूम्स में, जनरल जो पेशेंट्स आते हैं लाइक ओपीडीज वगैरह में इसको यूज ना किया जाए, क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल। ठीक है, और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब तो ये तो हर जगह होना चाहिए। अभी कोविड ने तो वैसे भी हमें बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया है कि सोप एंड वाटर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हैंड रब की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो होना चाहिए। आपकी पॉकेट में अगर आप बाहर निकलें तो आपकी पॉकेट में हैंड रब होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर हर पेशेंट के बेड पर होना चाहिए। WHO कहता है कि आपकी एल्बो डिस्टेंस पे होना चाहिए हैंड रब, यानी एट पॉइंट ऑफ केयर जहां आप काम कर रहे हैं पेशेंट का या पेशेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हैंड रब मौजूद होना चाहिए। आपकी बाजू के एक, आप जितना बाजू आगे बढ़ा सके ले सकें इतने डिस्टेंस पे मौजूद होना चाहिए। और हैंड हाइजीन के लिए कहा जाता है कि हैंड वॉशिंग के लिए कि 10 पेशेंट्स के ऊपर एक हैंड वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए जिसके ऊपर साबुन, लिक्विड सोप प्रेफरेबली, क्योंकि आपकी जो टिकिया सोप है वो क्योंकि इसका हम कहते हैं कि प्लेन सोप यूज करें, एंटी माइक्रोबियल नहीं है, तो उसके ऊपर अगर किसी ने अपने ऐसे हाथ धोए हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो वो साबुन पे स्टे कर सकते हैं। तो जो दूसरा बंदा उसी टिकिया को उठाएगा तो अपने हाथों पे वो सेम ऑर्गेनिज्म ले सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लिक्विड सोप लें जो कि पंप करें और आपके हाथ पे लिक्विड आ जाए, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट के प्रोसीजर से आपके पास आ सकता है। तो आप लिक्विड सोप यूज करें। और आईसीयूज के लिए
जनरल वार्ड्स के लिए कहा जाता है 10 बेड्स के ऊपर एक हैंड वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए जिसके अंदर लिक्विड सोप, टिश्यू टॉवल अगर पॉसिबल है, और पानी रनिंग वाटर होना चाहिए। और अगर आईसीयूज है तो 6 आईसीयू बेड्स पे एक हैंड वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए। लेकिन हैंड रब, चाहे आपका जनरल वार्ड हो, चाहे आपका आईसीयू है, क्रिटिकल एरिया है, वहां पे एट पॉइंट ऑफ केयर मौजूद होना चाहिए। जितना इजी एक्सेस होगा उतना ही हैंड हाइजीन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये है आपकी चेन ऑफ इन्फेक्शन जिसको ब्रेक करना है। देयर आर द मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ द हैंड हाइजीन टू बी ब्रेक द चेन ऑफ साइकिल ऑफ द ट्रांसमिशन। तो आपका जो साइकिल है कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से सपोज करते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने एक वायरस डाला हुआ है कोविड का। तो कोविड ने क्या किया कि वो वहाँ पे ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे मौजूद है। और रेजरवायर क्या है कि वो कहीं कहाँ मौजूद हो सकता है, जहाँ पे एक नल का दिया हुआ है, लेकिन वो किसी के हाथों में भी हो सकता है, किसी की बॉडी में हो सकता है, जमीन में, मिट्टी में, पानी में, जहां जहां वो ग्रो कर सकता है वहां हो सकता है। तो वो रेजरवायर है, यानी वहां पे वो पल बढ़ रहा है। और फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट है कि वो किस तरह से उन लोगों तक पहुंच रहा है, और फिर वो किस तरह से उस मरीज से दूसरे मरीजों में किस तरह से जा रहा है। लाइक उसने मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, एक बंदे को नजला जुकाम लगा, यानी ये वायरस उसके अंदर आया, उसने कॉफ किया, तो वो कॉफ जो है, वो जो ड्रॉप्स हैं वो किसी और के सांस की नाली में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि वो अगला कोई और ससेप्टेबल होस्ट या कोई वीक इम्यून सिस्टम वाला बंदा मौजूद है जिसके अंदर ये जा सकता है। तो ये पूरी एक चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब यहाँ पे चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने का क्या होगा, लाइक यहाँ पे एक बंदे को अगर किसी के कॉफ से या स्नीज से हो रहा है, तो यहाँ ब्रेक ऑफ इन्फेक्ट चेन क्या होगी कि वो अपनी प्रोटेक्शन करे रेस्पिरेटरी की, यानी वो जो कॉफ स्नीज करे वो या तो एल्बो पे करे या टिश्यू पेपर पे करे, और इस तरह से करे कि किसी और पे ना जाए। ठीक है, तो अगर टिश्यू पे किया और टिश्यू को उसने डिस्कार्ड कर दिया, उसके बाद हैंड वॉश कर लिया, तो उसने क्या किया, चेन ब्रेक कर दी। अब वो किसी और को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। और जो दूसरा बंदा है जो एक्वायर कर सकता है, वो अगर अपनी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन करे, मास्क पहना हुआ है, हैंड हाइजीन फ्रिक्वेंटली कर रहा है, एनवायरनमेंट को टच किया और उसके बाद उसने अपने हाथ धो लिए, तो एनवायरनमेंट से कोई बैक्टीरिया उठा के वो या वायरस उठा के वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकता। तो अगर वो अपनी प्रोटेक्शन करेगा और जो छींकने वाला है, जो डिजीज वाला है, वो भी अपनी प्रोटेक्शन करेगा, तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेक होगी। और हमारा पर्पस है यहाँ पे तोड़ना, ब्रेक करना, ये साइकिल ब्रेक करना है। ये साइकिल ब्रेक होगी तो हम डिजीज से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर हम उसको पीते नहीं हैं और उसको बॉयल कर लेते हैं या ट्रीट कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, उसके ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो वो रिजर्वायर जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसको हमने ट्रीट करके इस्तेमाल किया, तो हमने ब्रेक कर दी चेन। इसी तरह से अगर कोई टीबी का पेशेंट है, पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है, वो हॉस्पिटल के अंदर आया और आपने उसको क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया, एक कमरे में कन्फाइन कर दिया, तो आपने क्या किया, हेल्प की एक चेन को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिसको अगर हम वहीं पे रोक दें, बैरियर बना दें और अपनी प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कर लें, तो हम उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट है ये एज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। और इसको क्या करना है, टचिंग बिफोर आपका टचिंग पेशेंट आपको करना है, बिफोर क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर के हैंड हाइजीन करना है। आफ्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, अगर आपके हाथों पे कोई ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड लग गया है तो सूरत में हैंड वॉश करना है विद सोप एंड वाटर। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, अगर आपने पेशेंट को टच कर लिया, एग्जामिन कर लिया, जो भी प्रोसीजर करना था वो कर लिया, तो उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग करना है। और अगर आपने किसी ऐसी चीज को टच किया है जो पेशेंट नहीं है लेकिन उसकी सराउंडिंग है, तो भी हैंड रब जरूर करना है, क्योंकि अनविजिबल ऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था कि कितने ऑर्गेनिज्म कितने अरसे तक इन्वायरमेंट पे मौजूद रह सकते हैं अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन नहीं करवाई गई है। तो फिर है रेस्पिरेटरी हाइजीन, कॉफ एटिकेट्स, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। और हमें कोविड ने बहुत अच्छा तरह से सिखा दिया है कि हमें कॉफ एटिकेट्स क्या करने हैं, या तो एल्बो पे या टिश्यू पे, और टिश्यू को डिस्कार्ड कर देना है, और मास्क पहनना है। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कॉफ एटिकेट्स इंटरवेंशन आर इंटेंडेड टू द लिमिट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो ये सिर्फ कोविड ही नहीं है,
हमारा बहुत सारी और डिजीजेस भी हो सकती हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा है या कुछ और वायरल डिजीजेस हैं, जो हम अगर कॉफ को से मतलब एटिकेट्स के साथ उसको करें तो हम किसी और को जरासीम नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। So the five main element of an effective respiratory hygiene program include क्या है? Educate of healthcare professionals. लोगों को बताना जरूरी है, लोगों को नॉलेज देना जरूरी है। अगर हम अज्यूम कर लें कि अगले को पता होगा तो ये हमारी गलती है। तो एजुकेट करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, पेशेंट्स को एंड विजिटर्स को ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द रेस्पिरेटरी। बताएं उनको कि क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। जैसे कोविड में हम सबको पता था कि अगर सोर थ्रोट हो रहा है, कॉफ हो रही है, फीवर हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, तो ये क्या है, सारे के सारे कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, हमें सारी गाइडलाइंस पता थी कि आप इमीडिएटली जो है वो अपना टेस्ट कराएं और उसके बाद आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटीन हो जाएं, किसी से राब्ता ना करें, किसी से वो अगर बात करनी है तो टेलीफोन यूज करें, अपने 6 फीट का वो 6 मीटर का जो है वो डिस्टेंस रखें। तो बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस आई थी। तो उसने क्या किया था, हम लोगों को काफी अवेयर कर दिया कि रेस्पिरेटरी का जो साइन सिम्टम वो क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें रीइंफोर्स होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है भूल जाने की। हम जो बात आज पढ़ी है वो हो सकता है 5-6 महीने बाद हमें याद भी ना हो। तो इसलिए फ्रीक्वेंटली जो इसकी जो रीइंफोर्समेंट है वो बहुत जरूरी है। पोस्टर साइनेज इन लोकल लैंग्वेज, उर्दू में लिखे हुए कहीं साइनेजेस लगा सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द टिश्यूज बहुत जरूरी है। सर्जिकल मास्क अगर है ही नहीं तो क्या करेंगे ना, ये मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है कि उसको पॉसिबल किया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ द हैंड हाइजीन रिसोर्सेज, हाथ धोने के और हाथ की सफाई की रिसोर्सेज मौजूद होने जरूरी है। Encourage patient or visitors with the respiratory system to sit apart from other people in the waiting room, more than 3 feet apart, or place in a separate area when feasible. जितना पॉसिबल हो सकता है डिस्टेंस रखें। हमने ये पढ़ा, हम लोग आजकल यही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस में रहें। हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद द रेस्पिरेटरी इलनेस शुड अवॉइड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट। अगर हेल्थ केयर वर्कर को कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो कोशिश करें कि वो पेशेंट्स एरिया में डायरेक्टली उनको केयर प्रोवाइड ना करें, बल्कि इनडायरेक्ट काम किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे काम जिसमें पेशेंट को डायरेक्टली हार्म ना हो, आप पीछे रह के कोई भी और चीज काम कर सकते हैं। अ बैरियर मास्क शुड बी worn by the healthcare professional who demonstrate sign and symptom of the respiratory illness but need to provide direct patient contact. Barrier masks are also indicated in some instance where the healthcare professional may be infectious prior to the onset of the symptoms, such as with the exposure or the varicella or the measles. कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है। तो वैसे भी हेल्थ केयर एरिया के अंदर बहुत सारी ऐसी केयर करना, प्रोवाइड करना बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी है, ताकि स्प्रेड ऑफ डिजीज ना हो सके किसी और को। क्योंकि समटाइम जब इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो तो हमें खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं आ रहे होते हैं जिससे अंदाजा हो कि हमें कोई वायरल डिजीज लग रही है। तो अपने आप की प्रोटेक्शन जो है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हैंड हाइजीन की। ठीक है जी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक पार्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ डिजाइन टू प्रोटेक्ट द वेयरर्स स्किन, eyes, mucous membrane, airway and clothing from coming into contact with the infectious agent. हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? स्किन को हमें कैसे बचाना, आइस को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, एयरवे को और हमारे कपड़ों को। जिसके डिफरेंट किस्म के पीपीईज होते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द पीपीई इज मेड बेस्ड ऑन द task being performed and the anticipated level of the exposure the employee expect to the encounter. इसका कोई पढ़ाया नहीं जाता, अलग से एक एक पॉइंट नहीं करके बताया जाता। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अपनी जिम्मेदारी है कि अंडरस्टैंड करे कि क्या एंटीसिपेट हो सकता है। लाइक इमरजेंसी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ इमरजेंसी ऐसा एरिया जहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीड करते हुए पेशेंट्स आ सकते हैं, वहाँ पे कॉन्गो वायरल हेमरेजिक फीवर के पेशेंट्स आ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आ सकते हैं, यानी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है। तो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके हिसाब से होने चाहिए। आपको पता है आप ईआर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास ऐसा बैरियर्स होने चाहिए जिसमें ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशंस भी हो सके और रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन भी हो सके। लाइक वहाँ पे N95 मास्क भी आपके पास होने चाहिए, गॉगल्स, फेस शील्ड होने चाहिए,
ऐसे वाटर रिपीलियंट गाउन्स होने चाहिए जिससे आपके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ना जाए। ग्लव्स होने चाहिए, शूज आपके फुट फिट आपके कवर होने चाहिए, या तो शूज इस तरह से हों या उनके शू कवर हों जो जिससे ब्लड जो है वो पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी पे ना लग सके। इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर के पीपीईज डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से जनरल वार्ड के अंदर आमतौर पे हम सिर्फ कहते हैं कि मास्क लगा लें, और जब आप कोई ऐसा टास्क करें तो उसके हिसाब से पीपी यूज करें, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन के हिसाब से हम कहते हैं करें। तो डिपेंड कि सिचुएशन कैसी है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे यहाँ पे कौन सा पीपीई यूज करना होगा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द पीपीई कैन बी यूज अलोन और इन द कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड द डिजायर्ड लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको खुद ही सोचना है कि मुझे कहाँ पे सिर्फ ग्लव्स पहने, कहाँ पे मुझे पूरी की पूरी पीपीई की यूज करने की जरूरत है। Mucous membrane and skin with the compromised integrity, all portal of entry that are highly susceptible to infectious agent. Therefore, it is important that appropriate protective measures be taken. जैसे हम कोविड के लिए कहते हैं कि आप अपने आईज को, नोज को और माउथ को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम दी एरोजोल्स एंड ड्रॉप्स। किसी भी पेशेंट के इन्फेक्शियस जो भी ड्रॉप्स होते हैं, या एयर में अगर कोई ट्रेवल कर रहे हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, तो हमें किस तरह से, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे एरिया में जहाँ पे आप कोविड पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पे एरोजोल जो जनरेटिंग प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप पूरा पीपीई पहनेंगे, हेड टू टो पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है और आपको भी है कि यहाँ पे कोविड पेशेंट्स नहीं है, तो वहाँ पे आप सिंपल जनरल मास्क पहन के भी कर सकते हैं। तो डिपेंड कि आपका कॉन्टैक्ट किस तरह का है। ठीक है, तो जी आपका पीपीई किस तरह का होगा, फ्लूइड रेजिस्टेंस गाउन्स होने चाहिए जहाँ से ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो है वो पेनिट्रेट करके बॉडी पे ना जाए। ग्लव्स होने चाहिए, हैंड हाइजीन का आपके पास सारा सिस्टम होना चाहिए। Particularly respiratory secretion and 95 masks या respirators wear barrier masks to the limit spread of the potentially infectious respiratory secretion, surgical masks, goggles, face shields. तो ये सारे PPEs हैं। इसमें शू कवर भी हो सकते हैं, और टैबिक जो आजकल आप देखते हैं कि कोविड एरिया में हेड टू टो पूरा जो एक ड्रेस आता है वो भी पहनाया जा सकता है। तो डिफरेंट किस्म के PPEs इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो करना क्या है कि जी आपको अपने वर्क एरिया को सेव करना है। तो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, हमेशा अलर्ट रहें। आप यूँ समझें कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त दुश्मन आपकी ताक में है। आपका जरा सा भी वीक एरिया देखेगा तो वो वहीं पे अटैक करेगा। तो दुश्मन आपका कौन है? दुश्मन है आपके ऑर्गेनिजम्स जो आपसे ज्यादा होशियार हैं, जो आपको नजर भी नहीं आते, इनविजिबल है। और इनविजिबल दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। तो इन खतरनाक दुश्मनों से बचने के लिए आपको अपनी पूरी सेफ्टी करनी है। ठीक है, in an effort to limit exposure to the potentially infectious microorganism, healthcare professional must take care to keep gloves and ungloved hand with touching their own mucous membrane. अपना ख्याल रखें, अपना और दूसरों का भी। ठीक है, एक another safe work practice क्या है, patient should be positioned to direct any splatter or sprays of the blood, patient's blood, body fluid secretion or excretion away from the face of the healthcare professional. अपने पेशेंट को केयर देते वक्त अगर आपको लगता है कि वो पेशेंट कभी भी ब्लीड कर सकता है और उसके जो स्प्लैशेस हैं या उसके जो एरोजोल्स हैं वो आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो आप अपनी पोजीशन इस तरह से रखें कि वो आपके ऊपर ना आकर गिरे। तो पेशेंट की पोजीशन और आपकी केयर पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एक्सपोज ना हो पेशेंट के किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के साथ। Prior to providing patient care, healthcare professionals need to ensure that their PPE is positioned properly and secure to avoid potential contamination during repositioning of the PPE. आपके ग्लव्स फॉर एग्जांपल काम करते करते आपके ग्लव्स फट गए और आप एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जहां पे वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना पूरा PPE को प्रॉपरली वेयर करें, उसके बाद पेशेंट को केयर करें। Resuscitation ventilation masks should be available and easily attainable in all areas where the resuscitation may occur, including those where they are needed infrequently.
आप अपने एरिया में काम करें, रिसेस एरिया इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अचानक से पेशेंट आ सकते हैं गैस्पिंग करते हुए, और आपको रिसेस एरिया है, आपको फौरन फौरन उसके सारी जो है वो पेशेंट को प्रिवेंट करना है, लाइफ बचानी है, तो आपके पास सारी पीपीई वहां पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप एक्सपोज ना हो सके किसी तरह से। इसी के एग्जांपल मैं देती हूँ कि यार मैं आजकल कंगो वायरल हेमरेजिक फीवर के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका एक्सपोजर अगर हो जाता है और अगर खुदा ना खास्ता हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज हो जाते हैं तो वो डिजीज एक्वायर करते हैं, और ये इंतहाई फेटल डिजीज है। तो अपनी प्रिवेंशन आपको हर जगह हर वक्त रखनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपका हॉस्पिटल, आपका वर्किंग एरिया जो है वो आपके लिए एक वॉर जोन है, तो वॉर जोन को पूरी प्रिपरेशन के साथ आपने यूज करना है, इसको ढीले हाथों से नहीं कर सकते। Healthcare professionals should always use a barrier for resuscitation such as a mouthpiece, resuscitation bag or other ventilation device to prevent direct contact with the secretion from the patients। बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आप पेशेंट का यूज कर रहे होते हैं, इसमें secretions हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है, एरोजोल्स बन सकते हैं, तो सारी चीजों की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज एनवायरमेंट। The environment cleaning and disinfection for all surfaces, equipment and devices in patient care area are the integral part of the standard precaution। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आपने अपने हाथ धो लिए, अपने हाथों की अच्छी से सफाई रखी, लेकिन आपका एनवायरमेंट गंदा है, तो जहां पे टच करेंगे वहां पे आपके हाथों को भी गंदा करेगा। ठीक है, तो cleaning of all medical equipment and devices including computers and technological devices and enter patient care area is important to prevent transmission of infectious organisms। हाउसकीपिंग हमारा बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल में। हमें उनको एजुकेट करना है, हमें उनको सिखाना है कि हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ रखना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट की केयर करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, और एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए हमारी हाउसकीपिंग टीम होती है, जिसको हम बहुत कम फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबसे अहम एक डिपार्टमेंट है जो इन्फेक्शन कंट्रोल में एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। तो इसकी एजुकेशन, इसकी ट्रेनिंग और उसके पास इक्विपमेंट, जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस की मौजूदगी और उसका ऑडिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। Non-critical patient care equipment should be cleaned and disinfect after each patient use। कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नॉन क्रिटिकल एरिया में कर रहे हैं, चाहे क्रिटिकल एरिया में कर रहे हैं, उनकी तमाम इक्विपमेंट की क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आफ्टर पेशेंट यूज मस्ट है, मैंडेटरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, यानी आपका जो केयर ऑफ पेशेंट्स एंड एनवायरनमेंट है वो इस एक जैसा है, स्टैंडर्ड है, रिगार्डलेस कि आपकी डिजीज और एरिया कौन सा है। All soiled medical equipment and devices should be handled in a manner that prevent the transfer of microorganisms to other and in the environment। Contaminated equipment that must be cleaned and disinfected must be stored in an area that is separate from the clean supplies and equipment। आपकी जितने भी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट चीजें हैं और जो आपकी क्लीन चीजें हैं वो सेपरेट स्टोर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही स्टोर है, उसके अंदर एक अलमारी है जिसके अंदर साफ इंस्ट्रूमेंट, साफ चीजें, साफ क्लीन लिनन वो सब रखा हुआ है, उसके बराबर में हैम्पर पड़ा हुआ है और उसमें गंदी चीजें रखी हुई हैं, बास्केट पड़ी हुई उसमें गंदे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो इसकी स्टोरेज जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ही रूम है, एक ही स्टोर एरिया है जहाँ पे दोनों चीजें रखना है, तो फिर उसके दरमियान में डिस्टेंस होना चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि वो कंटामिनेट ना हो सके। Healthcare professionals should wear gloves when handling equipment that is contaminated or visibly soiled and perform hand hygiene immediately after removal of the gloves। आमतौर पे लोग ग्लव्स पहन के समझते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ये ऐसा नहीं है। ग्लव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो पोर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को अंदर हाथों पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ग्लव्स उस वक्त पहने जब आपने कोई भी ऐसा काम करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके विजिबली सॉइल एरियाज हैं और आपके हाथों पे लग सकते हैं, तो आप ग्लव्स पहने, लेकिन जैसे काम कंप्लीट करें ग्लव्स उतारें और हैंड वॉश करें। यहाँ पे हैंड रब काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर पाउडर्ड आपके ग्लव्स होते हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसा सिक्रीशन आपके हाथों पे भी लग गया हो जो जिसपे हैंड रब काम नहीं करता। तो हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Soil linen should be handled utilization, a method that prevent microorganisms from being transmitted to other people and the environment। आपकी जो लिनन है ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकती है ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करने के लिए।
तो उसको भी बहुत तरीके से बगैर मैनिपुलेशन के, बगैर एजिटेट किए वहां से इन्वायरमेंट से हटाना है। जिस वक्त जो भी इस लेयर को हैंडल कर रहा है वो मास्क पहने और एप्रन पहने जो कि वाटर रिपेलिएंट हो सकता है इन्फेक्टेड या ब्लड एंड बॉडी के फ्लूइड के साथ आपकी लिनन हो, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आपका पीपीई हो। और जैसे ही ये काम कंप्लीट कर लें, पीपीई को पूरा उतार के हैंड वॉश कर लें प्रॉपरली। उसके बाद एक और अहम कंपोनेंट है दैट इज सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का पार्ट है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस आर द एसेंशियल टू इंश्योर बोथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंजेक्शन आप जिनको इंजेक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, और जो इंजेक्शन आप जिसको इंजेक्ट कर रहे हैं वो इंजेक्शन की क्लीनिंग या स्टेरिलिटी जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जिस इंजेक्शन को, जो वाइल को यूज कर रहे हैं उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। जो सिरिंज यूज कर रहे हैं वो सिंगल यूज होनी चाहिए। जो स्किन जिस पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं वो स्किन डिकंटामिनेट होनी चाहिए। वो हाथ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो मेडिकेशन तैयार कर रहे हैं वो हाथ साफ होने चाहिए। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद जो सिरिंज नीडल वो हार्मफुल हो सकती है, तो उसका डिस्पोजल कैसा होना चाहिए। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड ऑलवेज यूज अ स्टेराइल सिंगल यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, ठीक है, एंड नीडल फॉर ईच इंजेक्शन गिविंग। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पीछे का पिस्टल है वो पुराना ही रहने देते हैं और आगे नीडल चेंज कर देते हैं। तो ये भी सेम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का हो सकता है जिसमें आप नीडल को भी चेंज नहीं करते। तो आपकी पूरी सिरिंज इंक्लूडिंग नीडल स्टेराइल होनी चाहिए। Care need to be taken to ensure that all injection equipment and medical vials remain free from contamination. इसलिए जिस रबर कनेक्शन से जो जिसमें आप नीडल इंसर्ट करते हैं उसको भी अल्कोहल से वाइप करना जरूरी है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, वो भी गंदा हो सकता है, ठीक है। या कोई वाइल है उसकी नेक को आप अल्कोहल वाइप से उसको वाइप कर लें, ताकि वो जो उसकी कोई भी कंटेमिनेशन है वो साफ हो जाए और सेफ इंजेक्शन आप पेशेंट को इंजेक्ट कर सकें। आपने देखा होगा कुछ एरियाज में, कुछ क्लिनिक्स में पेशेंट को इंजेक्शन लगने के बाद वहाँ पे एक्सेस बन जाता है, तो वो कहते हैं कि शायद ये इंजेक्शन का रिएक्शन है। वो इंजेक्शन का रिएक्शन नहीं होता, वो रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, या डर्टी सिरिंज हो सकती है, डर्टी वाइल हो सकता है, गंदे हाथ हो सकते हैं, और इवन कुछ लोग स्किन को भी प्रॉपर्ली डिकंटामिनेट नहीं करते, यानी अल्कोहल से वाइप नहीं करते, तो स्किन का अपना जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी बॉडी के अंदर जाके एब्सिस कॉज कर देता है। ये देखिए, ये एक एनवायरनमेंट है जो कि मेडिकेशन एरिया का एनवायरनमेंट है। तो ये इस तरह के एनवायरनमेंट बहुत बड़ा सोर्स बनता है इन्फेक्शन देने का। तो ये आप एक ड्रिप सेट लगा हुआ है जिसके आगे नीडल नहीं है, एक सिरिंज पड़ी हुई है, वाइल खुले पड़े हुए हैं, तो ये सारे का सारा हाईली 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 इन्फेक्टेड एरिया है और कंटेमिनेटेड एरिया है, जो कि पेशेंट को कोई नसीब वाला ही होगा जो बच जाएगा यहाँ से इंजेक्शन लगवाने के बाद। About 70% of Pakistan's and 220 million people use private healthcare sectors, which is mostly unregulated and rarely monitored and cleanliness and safety. Among any patient, Pakistanis popular belief hold that the intravenous or intramuscular injection are more effective than the medicine taken by the mouth. ये एक स्टडी थी जो पाकिस्तान में ही पब्लिश हुई, और उसमें यही लोगों से पूछा गया था, तो वो आमतौर पे वो कहते हैं कि 70% जो पाकिस्तानी है वो छोटे छोटे क्लिनिक्स एंड जीपी क्लिनिक्स जाके विजिट करते हैं, और वो वहाँ पे कहते हैं कि जी हम इंजेक्शन लगा दें, गोली खाने से आराम नहीं आएगा। तो वो इंजेक्टेबल जो चीजें यूज करते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स बनता है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ट्रांसफर करने का, और बहुत सारी ऐसी और डिजीजेस को ट्रांसफर करने का, जिसका शायद अभी हमें पता भी नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई होंगे कि हम क्या कुछ फैला रहे हैं। और जिस तरह से अभी इस तरह की कुछ पिछले दिनों डेथ भी देखी गई, जो पेशेंट 2-3 दिन के फीवर की हिस्ट्री के साथ आए और ब्लीड कर हल्का फुल्का ब्लीड के साथ आए और विद इन आवर्स वो एक्सपायर हो गए, और वेरी यंग पॉपुलेशन के अंदर ये वाली हिस्ट्री बहुत देखी जा रही है। तो हमारी नजर जो है वो इन चीजों के ऊपर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अनविजिबल तो कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या चीज हो सकती है जो हमें कितना हार्म कर दे। और ये बहुत ही एक इस वक्त का जो टाइम गुजरा है वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने का है, और इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग करने का है, उसकी चीजों पे बहुत ज्यादा सोचने का है कि ये क्या चीजें हो सकती हैं
जो हमारे प्यारों के लिए एक मुसीबत का बायस बन जाती हैं और उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। और लिटरली ये आजकल हम देख रहे हैं। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का एक और के स्टेराइल पैकिंग should only be depend immediately prior to ओके राइट। तो मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम इस पे ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं आगे सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक।